लॉकडाउन में नरमी के खौफनाक असरात, आखिरी 5 दिनों के मरीजों की तादाद गुज़िश्ता 1.5 माह से बढ़ गई। में तबाहकुन हो सकता है लॉकडाउन ना हटाने के लिए डॉक्टरों की दुहाइयां। कारोबार जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं, सिंध हुकूमत का फौरी बाजार खोलने से इनकार। ताजरों ने यकुम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। कोई दरमियानी राह निकल आए तो अच्छा है। और कोरोना टेस्ट का तरीक़ेकार क्या है? टेस्टिंग किट्स क्या होती हैं? टेस्ट कब और क्यों ज़रूरी है? माहिरीन सेहत से पूछेंगे। जनाब, डॉक्टर्स कल बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल देखी, और बाज़ सियासतदानों की तरफ से उन डॉक्टरों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, उन पर तनकीद करना, खुद उन सियासतदानों के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है, बिकॉज इन डॉक्टर्स की बहुत खिदमात हैं कौम और मुल्क के लिए। कैसे आपकी एक डिसएग्रीमेंट हो और आपके कैसे बात भूल जाते हैं। कहा यह भी गया है कि डॉक्टरों ने, और ये सियासतदान कह रहे हैं कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। मतलब ये सियासतदानों का काम है, डॉक्टरों का काम है फैक्चुअली करेक्ट बात बताना। अगर इफ यू मिस्ड इट तो हम पहले आपको बता दें कि हम बात करें। देन वी हैव अ लॉट ऑफ एक्चुअली डॉक्टर्स विद अस टू गिव अस देयर ओपिनियन। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना वायरस तेजी से फैलेगा और ये भी हो सकता है कि मरीज इतनी बड़ी तादाद में बढ़ जाएं कि हमारे अस्पताल उन्हें संभाल ना पाएं। डॉक्टर्स ने सिंध हुकूमत को वाज़े तौर पर खबरदार कर दिया है। आखिरी 5 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद सिंध में 1.5 माह में सामने आने वाले मरीजों से भी ज़्यादा है। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहो भी अब यही कह रही हैं कि मई के महीने में कोरोना केसेस इजाफे के एतबार से उरूज पर होंगे। 60% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है, और लोकल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द वायरस घूम रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो किया तो हो सकता है ये हम इसकी कर्व की, हमारी जो कर्व है वायरस की वायरस केसेस की, वो हम फ्लैटनिंग देखें। लेकिन क्योंकि हमारी जो है लूज लॉकडाउन है, सॉफ्ट लॉकडाउन है, इस वजह से हम ये पीक ज़रूर देखेंगे मई की एंड तक। मुल्क के अंदर और बाहर मकीम मारूफ डॉक्टर्स ने मुश्तरका बयान में उलमा कराम से अपील की है कि वो मसाजिद खोलने पर जोर ना दें। कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा मंडला रहा है। डॉक्टर्स ने ताजर बरादरी से भी कहा है कि सिर्फ ज़रूरी दुकानें ही खोली जाएं। लॉकडाउन जब से खुद ईज आउट होना शुरू हुआ तो एकदम केसेस बढ़ना शुरू हो गए। आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोज़ा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें एक टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी हामिद मीर से इंटरव्यू में कहा कि उलमा और रियासत का अजमा हुआ है जिसकी पासदारी होनी चाहिए। इतना बेहतरीन लीगल माहिदा है, ये इलीगल हो गया ना कि ये खुद इम्प्लीमेंट करने दें, नहीं तो पाबंदी होगी। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है, क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। और इंसानी जानों की हिफाजत करने से कितना ज़्यादा सवाब हासिल होगा, इस पर हम सब खुद अपने अपने इनफरादी तौर पर गौर कर सकते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि मई में कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं। मसाजिद खोलने से केसेस बढ़े तो हुकूमत फैसले पर नज़रसानी कर सकती है। लेकिन वज़ीर आज़म की टीम के अहम रुकन शहबाज गिल बिल्कुल नहीं लाए हैं। उन्हें लगता है कि डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। सुनिए ज़रा उन्होंने कल क्या कहा, क्या फरमाया। जो डॉक्टर साहबान है बुनियादी तौर पर ये सियासत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कहने पे सियासत कर रहे हैं। अच्छा? ये इन्होंने खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा? ये इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। जी, ये वो बात थी जो हम शुरू में कर रहे थे कि आप सियासत करें जो आप बड़ी अच्छी करते रहते हैं। आप डॉक्टरों पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अच्छा, I'm sure कि आपकी इनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी। मैं इनमें से कुछ डॉक्टर्स को पर्सनली जानता हूँ, अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के सिलसिले में, अपनी फैमिली के और मेंबर्स के ट्रीटमेंट के सिलसिले में, एंड दे आर थॉर प्रोफेशनल। सियासत से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। या तो कोई लेगेसी चली आ रही हो ना कि हर चीज़ में इन्होंने सियासत की। मतलब इस कोरोना की वजह से ये सडनली इस पोजीशन में आए हैं जहाँ ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और आपको लगा कि इसी वक्त इन्होंने सियासत शुरू
शुरू कर दी। अजीब सी बात है। मुल्क के बहुत ही 2 नामवर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर साद नियाज ने हमें ज्वाइन किया है, साथ ही इंडस अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल बारी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे इन्होंने ज्वाइन किया है। डॉक्टर बारी, आपसे शुरू करते हैं और सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि अगर दुकानें खुले, मसाजिद में इज्तिमाई इबादत का सिलसिला जो है वो चल निकला, तो कोरोना के जो केसेस आएंगे वो हमारे अस्पतालों पर एक बहुत ही बड़ा ऑब्वियसली बोझ साबित हो सकते हैं। हर मुल्क से हम एक्चुअली यही सुनते आ रहे हैं। तो क्या हमारे अस्पताल इस वक्त इस काबिल हैं कि आने वाली लहर को संभाल सकें? आपको क्या नज़र आता है? हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मजमा कहीं भी हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, चाहे दुकानों में हो, चाहे शॉपिंग प्लाजाज में हो, चाहे मसाजिद में हो, जहाँ पर मजमा होगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि अगर किसी को होगा तो इन्फेक्शन बढ़ता है, इसमें जो है ना फैलने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसीलिए हम समझते हैं, और हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रेजाइल है। हमें पता है हमारे पास शॉर्टेज वेंटिलेटर्स की है, इसीलिए अगर स्लो आता रहे तो हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे। एकदम जब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो फिर इनको संभालना मुश्किल होगा, और वही हाल होगा जो इटली में हुआ है, जो यूके में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो कि इतने वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ममालिक हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था, आज वो बिल्कुल शीशे कांच की तरह टूट रहे हैं। भाई साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साद, आपसे पूछेंगे कि मई के वस्त में कोरोना का अभी उरूज आना है, बात वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं, उसके बाद सिंध हुकूमत ने रीइटरेट की, अब आप डॉक्टर्स की गुफ्तगू और माहिराना राय भी हम तक पहुंची है, तो क्या कोई डेटा है जिसका एनालिसिस करके आप इस नतीजे तक पहुंचे हैं? किन वजूहात की बिना पर आप ये बात कह रहे हैं? पीक का सिलसिला कुछ यूँ है कि अगर आप फॉलो करें दुनिया के ट्रेंड को, तो उसके हिसाब से माहिरीन का ये ख्याल है कि हमारे यहाँ भी जिस तरह से नंबर्स अभी बढ़े हैं, जैसे आपने देखा कि 16 से 21 तारीख के बीच में तकरीबन 30 से 40% लोगों का इजाफा हुआ है। जैसे हम टेस्ट बढ़ाएंगे हमारा ये डिटेक्शन और ज़्यादा होगा, और यूजुअली जो पीक का टाइम इसमें जिस तरह बाकी जगहों पे देखा जा रहा है, हमारा भी बिल्कुल उसी तरह का है। तो इन 2 वजूहात की वजह से ये समझा जा रहा है कि ये पीक आएगा। डॉक्टर साहब, आपसे भी दोबारा मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी जो बारी साहब से भी पूछी है कि डॉक्टर्स ने ख़त लिखकर दुकानें और मसाजिद खोलने के फ़ैसलों की मुखालफत की है, अपीलें की गई हैं कि इन फ़ैसलों पर नज़रसानी की जाए। तो मसाजिद और मार्केटों से अगर ये खुल जाए, इनसे कोरोना फैलने का ख़तरा इतना ज़्यादा क्यों महसूस किया जा रहा है, ये बता दीजिए। मसला ये कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम लोगों की गैदरिंग को जहाँ पे भी, चाहे वो दुकान में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, या गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो, राशन देने की जो लाइनें लग रही हैं उसमें हो, या रिलीजियस गैदरिंग्स हो, चाहे वो मस्जिद में हो या मस्जिद के बाहर हो, उनको हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि पीक अगर आनी अभी बाकी है तो उस वक्त हमें एहतियात करना चाहिए। हमारे लिए क्यों ये ज़रूरी है? हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो सलाहियत है और जो हमारी कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हेल्थ सर्विसेज में कि हम बहुत ज़्यादा इस बीमारी का बर्डन बाकी दुनिया की तरह बर्दाश्त कर सकें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि या जितने भी दीगर एक्सपर्ट्स हैं खुसूसन इस फील्ड के, उनका सबका यही ख्याल है कि हमें अपनी ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है इसको कम से कम अगले 2 से 4 हफ्ते के लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा। जब हम पहले कर सकते थे तो इस वक्त जब हमें लग रहा है कि ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, हेल्थ एडवाइज़र ने भी कहा है, एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, तो ये तो दानिशमंदी वाली बात है कि आप अपने आप को इन तमाम चीज़ों से, जिससे लोगों के कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ने का ख़तरा है, उससे हमें ये भी पता है कि उससे मर्ज भी बढ़ने का ख़तरा है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं।
ये भी आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबको लग रहा है तो फिर अभी क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, और पहले भी तो कर ही लिया था, तो अब क्यों नरमी की जा रही है? अच्छा डॉक्टर बारी, आपसे पूछेंगे कि अगर डॉक्टर्स की बात ना मानी गई, जाहिर है आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपकी माहिराना राय है, आप अपनी दुहाइयाँ ही दे रहे हैं लिटरली, और ख़त भी लिख रहे हैं, सबको बता रहे हैं, मसाजिद भी मामूल पे आ जाती हैं, मार्केटें भी खुलने की जैसे ताजर कोशिश कर रहे हैं वो भी मामूल पर आ जाती हैं, तो फिर हमें और आपको और सबको अपने तौर पर ही कोरोना से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हम कितना बच जाएंगे खुद अकेले। लेकिन फिर भी कोई एहतियाती तदाबीर अगर आप हमसे शेयर कर सकें, कुछ हमें रहनुमाई दे सकें कि किस तरह से इंडिविजुअली जो चाहते हैं बचना इस बीमारी से, वो कैसे बचें? एक तो सबसे बड़ी इल्तिजा है कि जितना गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। मैं समझता हूँ कि माश का भी मामला होता है, अपने राशन का भी मसाइल होंगे डेफिनेटली, और ये सब तो है, लेकिन इसको एडजस्ट करना होगा किसी तरीके से। अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर न निकलें, हाथों के अपनी सफाई का ख्याल रखें, हाथ बार बार धोएं, साबुन के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी एंड डॉक्टर साद नियाज़ हमसे बात करने का। और वी कैन टोटली रिलेट कि बड़ा ही मुश्किल है जब आपको एज डॉक्टर्स एंड ह्यूमन बींग्स पता है कि ये खुदारा ना इस तरह इज्तिमा में मिले और ज़्यादा लोग ना इकट्ठे हों, क्योंकि इसी चीज़ से तो ये चीज़ फैलती है, कोरोना वायरस फैलती है। और तब भी शायद अभी तो हमारे पास उस लेवल पे भी नहीं हम आए कि हमारे पास डिसइंफेक्टेड टनल्स और गेट्स हों कि अगर किसी इमारत में कोई लोग आ रहे हैं, किसी जगह पे आ रहे हैं, तो वो अपने आप को पूरा डिसइंफेक्ट करके अंदर दाखिल हों, और वो भी एट टाइम्स इट डजंट वर्क। ये भी सारी चीज़ें बात की अब्दुल्ला। सबसे पहले एहसास है, वो अगर एहसास सही तरह आ जाए ना कि भाई दिस इज विल, ये इंक्रीज करेंगे नंबर्स आपके इस वायरस के, वो एहसास आ जाए तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। एहसास की कमी है, बाकी एहतियाती तदाबीर आप छोड़ दें। अगर इंसान चाहे तो कोई सैनिटाइजेशन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, घर में बैठ जाओ, दैट्स इट, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। अभी जी हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म की मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने। फिरदौस साहिबा, आपसे तो हम यही पूछेंगे कि डॉक्टर्स ने ख़त लिख दिया, अब कितनी चीज़ें हो गई हैं, डॉक्टर्स ने ख़त लिख दिया है, सिंध हुकूमत ने बता दिया, चेयरमैन NDMA भी कह चुके हैं, बल्कि किसी की क्या बात करें, वज़ीर आज़म खुद भी आगाह कर चुके कि मई के मिडल में कोरोना का अरूज आ सकता है। तो इस सूरत हाल में लॉकडाउन में इतनी नरमी का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आप बताइए। जो इंसानी जानों के ख़तरात हैं वो दोनों तरफ हैं, या वो कोरोना से मुतासर होंगे या वो भूख से मुतासर होंगे, और दोनों रिस्क को हुकूमत ने एवेलुएट किया और उसमें जो लो रिस्क था उस ऑप्शन को अवेल किया है। तो लो रिस्क के मुताबिक आपके जो स्मार्ट लॉक का ऑप्शन है कि जहाँ पे कोई ऐसी वबा फैलती है या वहाँ केसेस की तादाद बढ़ती है, तो वहाँ लोकल कम्युनिटी को आइसोलेट करना और क्वारंटाइन में डालना बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर्ड के पूरे का पूरा मुल्क जो है उसको लॉकडाउन कर दिया जाए। जो डॉक्टर्स की अपील है हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट या किसी और मुस्लिम ममालिक की मिसाल इसलिए नहीं दी जा सकती यहाँ कि यहाँ आपको पता है कि वहाँ पे जिस किस्म का एक पेपर का टुकड़ा जुम्मे के खुतबे पे एक मस्जिद में दिया जाता है और उसी को तमाम ख़तीब, आपके इमाम और मौज़न जो है उसी को पढ़ते हैं, एक लाइन भी आगे पीछे नहीं की जा सकती। वहाँ पे एक और तरह का एनवायरनमेंट है। इस मुल्क के अंदर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, हर शख्स अपने मर्ज़ी के मुताबिक अपने हकूक़ की बजावरी कर सकता है। तो ज़बरदस्ती की बजाय, तसादम की बजाय, डंडे की बजाय हुकूमत ने उलमा के साथ नेगोशिएशन के बाद एक एंगेजमेंट का रास्ता इख्तियार किया है, तो वो ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर डाली है। और इस सूरत हाल में यकीनन सूबाई हुकूमतें 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद हैं, वो जो चाहें फ़ैसला करें, वफाकी हुकूमत उन्हें सपोर्ट करेगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात से तो फिर विद द सेम टोकन अगर हम बाकी मुसलमान मुल्कों से कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट है, फिर हम किसी चीज़ में कंपैरिजन ना करें? मतलब हम जब अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, प्रोग्रेशन हो रहा होता है, तो तब भी तो भी हम कंपैरिजन करते हैं कि उस मुसलमान मुल्क ने ये कर लिया। चाहते हैं आप वहाँ से कंपैरिजन ना करें, जहाँ पर बादशाहत नहीं है आप वहाँ से कंपैरिजन कर लें। और जिस मौजू पे आप बात कर रही थी कि हम इज्तिमाई इबादत की चलें बात कर लेते हैं। हुकूमत ने उलमा के साथ मिलकर इज्तिमाई इबादत की मशरूत इजाज़त दी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इससे कोरोना बहुत फैलेगा, अस्पताल नहीं संभाल पाएंगे। तो क्या वज़ीर आज़म अपने इस फैसले पर नज़रसानी की गुंजाइश रखते हैं या फिर वक्त आएगा जब तब देखा जाएगा? सदर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, तो उन्होंने जब ये कदम उठाया तो तमाम सूबाई हुकूमतें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़िले सतह पे और फिर थानों की सतह पे हम मस्जिद कमेटियां बना के थानों की कोऑपरेशन सपोर्ट और जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, उन सब की मदद के साथ हर उस थाने के अंदर मौजूद जो मस्जिद है उसको एक मैकेनिज़्म और डिफाइंड स्ट्रक्चर के तहत SOPs जो वाज़िया किए गए हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाना चाहते हैं। अगर कोई उस थाने की हदूद में मौजूद मस्जिद जो है वो खिलाफ वर्जी करती है तो मुतलका थाना जो है हरकत में आएगा, तो यकीनन वो तमाम जो कमिटमेंट्स उलमा की है हुकूमत फिर उस पर अमल करेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो उलमाए दीन जिन्होंने लोगों की इस्लाह करनी है और आवाम को शऊर और आगाही देनी है कोरोना के ख़िलाफ़, वो अगर इस अहद की पासदारी नहीं करेंगे तो फिर उस खिलाफ वर्जी की बिना पे कानून का जो ऑप्शन है वो हर वक्त मौजूद रहेगा। राइट डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी, मसाजिद खोलने और इस जैसी दीगर जो मामलात हैं बराह रास्त वफाकी हुकूमत के फैसले थे। सूबाई हुकूमतों पर इस बार उस दर्जे की जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो इसका नुकसान हुआ तो सियासी नुकसान भी तो हो सकता है। क्या वफाकी हुकूमत पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है इसकी? सूबाई हुकूमतों में एक हुकूमत ऐसी है कि जो मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू करती है और जो गुड बॉय और बैड बॉय के मैच से बाहर नहीं निकल रही। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ना इस वक्त सियासी दुकानदारी चलनी है। इस वक्त मिल के कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है। तो लिहाजा ये तासुर के चूँकि वफाकी हुकूमत ने ये फैसले किए हैं तो दोनों सूरतों में अगर कोरोना बढ़ता है तो तब भी वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है, अगर भूख बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, लोग भूख से मरते हैं तो तब भी वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदार है। उनको ये जहन में रखना चाहिए कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार हासिल नहीं कर सकते। हर सूबाई हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की उतनी ही ज़िम्मेदार है जितनी वफाकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो इख्तियारात हासिल है, सूबे उस इख्तियार के तहत अवाम के सामने जवाब दें हैं। वफाकी हुकूमत का काम है एक गाइडलाइन देनी, रोड मैप देना, एक जर्नल पॉलिसी देनी, एक कौमी बयानिया देना, किस सूबे ने अपने हालात के मुताबिक उस पर कैसे अमल करना है, ये सूबाई हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये जो पॉलिसी है उससे बाहर निकले। शुक्रिया आपका डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। फिर ऐसे में यही कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पर आप जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप खुद ही अपना ख्याल कीजिएगा। अगर इबादत के लिए भी जा रहे हैं तो प्लीज़ लोगों से फासले पर रहिएगा। बट हम सारे ही मसाजिद में जाते हैं तो हमें ज़रा कुछ, मुझे तो पर्सनली ज़रा कुछ डिफरेंट सिनेरियोज़ लग रहे हैं और डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ भी लग रहे हैं। पर्टिकुलरली जब आप वापस निकल रहे होते हैं किसी भी जमात के बाद, तो गेट पर एक झमघट्टा होता है जहाँ पर जूते आपके पड़े होते हैं, जूते भी आपने ढूंढने होते हैं, खुद भी आपने निकलना होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उसको कंटेन और कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यस वो बेसिकली अब्दुल्ला बॉटम लाइन ये है कि इट इज़ ऑन योर ओन स्टीम। अगर आप जाना चाहते हैं, इफ़ यू फील दैट इट बी ओके, तो आप ज़रूर जाएं। मार्केट्स हों या मसाजिद हों, व्हाटएवर इट इज़, सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्या इससे हो सकता है और क्या नहीं, किस तरह ये चीज़ फैल सकती है। बट द डिसीजन इज़ नाउ योर्स। यस
तो इसी पे हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप ज़रा सोचें इस बारे में और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अच्छा, एक बात जो पूरी दुनिया इस वक्त एक तो ताकीद कर रही है सारे मुल्कों को कि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग हो सके वो बेहतर है। ऑब्वियसली फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसको है किसको नहीं है, और फिर तरीक़ेकार टेस्टिंग का क्या है। उसके बाद ये भी बातें हो रही हैं कौन सी किट्स सही हैं, सही रिजल्ट्स बता रही हैं। बहुत से ऐसे भी केसेस हमें सुने जहाँ की किट्स इफेक्टिव नहीं थी। तो ये तरीक़ेकार है क्या और ये टेस्टिंग किस तरह होती है ये हमने आज पता करना है। क्योंकि लोग डरे भी होते हैं ना, टाइम्स टेस्ट कराने से भी लोग परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कोई परेशानी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल जी। ईसा लैब के सीईओ डॉक्टर फरहान ईसा ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से पता करते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। डॉक्टर साहब, कोरोना की टेस्टिंग पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन अब भी लोग नहीं जानते कि ये टेस्ट कैसे होता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताएं कि इस टेस्ट का तरीका क्या है, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें, और नताइज आने में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना वक्त क्यों लगता है? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बेसिकली इस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड है कोरोना का कंफर्म केस करने का, वो है पीसीआर का टेस्ट, जिसको नेज़ोफेरेंजियल स्वैब से लिया जाता है। नेज़ोफेरेंजियल स्वैब होता है, एक स्वैब होता है जो नाक के ज़रिए नाक में डाला जाता है, और नाक के पीछे वाले हिस्से से इसको थ्रोट की तरफ से जो है वो स्वैब को कलेक्ट करके उससे टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो है वो बेसिकली 1 से 2 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। कभी कभार देर आजकल इसलिए भी हो रही है क्योंकि किट्स की सप्लाईज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में कम है, और अगर उनका कोई भी रिएजेंट कम हो तो ये टेस्ट परफॉर्म करना नहीं हो सकता। दूसरा जो टेस्ट है जो अवेलेबल हो रहा है वो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो डायग्नोसिस का बिल्कुल नहीं है। डायग्नोसिस का सिर्फ पीसीआर टेस्ट है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये बताता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की एंटीबॉडीज़ कितनी बन गई हैं। वो 2 किस्म का होता है, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम आने का मतलब ये कि इन्फेक्शन अभी चल रही है, और अगर आईजीएम नेगेटिव हो जाए और आईजीजी सिर्फ आ रहा हो तो इसका मतलब कि वो पहले रह चुकी है इन्फेक्शन। ये स्क्रीनिंग और रिसर्च पर्पसेस का टेस्ट है, और ये भी अवेलेबल है। डॉक्टर फरहान, इस माहौल में लोग एहतियाती तौर पर भी अपना टेस्ट कराने की कोशिश करते हैं। किट्स महदूद तादाद में हैं, ज़ाहिर है इसको सामने रखते हुए किसको अपना टेस्ट कराना चाहिए, किसको अपना टेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि सभी पहुँच जाए अपना टेस्ट कराने के लिए। ज़रूरतमंद लोग हैं उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बेसिकली जो है ये असूलन तो जिसको भी शक है या डॉक्टर समझता है उसको टेस्ट कराने की एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किट्स ही नहीं है। तो असल में 3-4 किस्म की बीमारियां चल रही हैं। एक है कोल्ड जिसमें नज़ला ज़ुकाम होता है सिर्फ, ये भी कोरोना का भी साइन सिम्टम हो सकता है, लेकिन अगर ये पैरासीटामोल से ठीक हो रहा है तो इनको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है फ्लू जिसमें बॉडी एक्स भी होते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी के साथ, और बुखार भी होता है, और अगर वो भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है और दवा लेने के बाद तो उनको भी अगर चॉइस नहीं है कि वो टेस्ट करा सकते हैं तो उनको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का फीवर बढ़ रहा है 3-4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और उनको खांसी के साथ सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ऐसे लोग ज़रूर वो हैं जिनको टेस्ट कराना चाहिए। अगर सबका टेस्ट नहीं हो सकता तो ये जो आखिरी वाली मैंने जो आपको एक पार्ट बताया, ये वो लोग हैं जिनको टेस्ट कराना चाहिए, और चाहे वो गवर्नमेंट से कराएं चाहे प्राइवेट से कराएं, क्योंकि उनकी तशख़ीस और फिर उसके बाद मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो बीमारी है जिसमें 30% लोगों को तो अलामात ही नहीं होते, वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। 50% ऐसे लोग होते हैं जिनको जो साइन सिम्टम्स फ्लू और कोल्ड के मैंने बताया, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार, वो होगा और वो ठीक हो जाएंगे। ये ऐसे 80 to 85% केसेस होंगे। 15% केसेस जो होंगे वो ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और टेस्ट कराना भी उनके लिए ज़रूरी है। शुक्रिया आपका डॉक्टर फरहान ईसा हमारे साथ मौजूद थे। और ये भी कहना कि कुछ लोग जो है वो पेनाडोल और पैरासीटामोल वगैरह खा के ही ठीक हो जाते हैं। अब्दुल्ला, थोड़ा कोरोना थोड़ा तो फील कभी कभार सुबह उठो तो सभी को हो जाता है, सभी को फील थोड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आपको थोड़े से ज़्यादा महसूस हो रहा है तो फिर अपने आप को सबसे पहले अलग कर लिया करें, अपने घर वालों से अलग कर लिया करें, अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सबसे पहले अलग किया करें, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि वो थोड़ी सी खांसी हो रही हो, अब छींक आ गई एकदम से, तो फौरन इंसान पैनिक करता है। डू नॉट पैनिक, ये तो आम चीज़ें हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद बोलते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और ताजर भी अब बेचैन हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है जहां नज़र आ रहा होता है कि लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो ताजर भी अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं। इसी पे बात करते हैं हम तफसील से ज़रा। बिल्कुल, पहले हम आपको बताएं कि दुकानें मार्केटें खोलने के मामले पर सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान डेडलॉक पैदा हो गया है, और 14 अप्रैल को
लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया तो सिंध के ताजरों ने अगले दिन से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया और सिंध हुकूमत हरकत में आई और ताजरों से 2 रोज़ की मोहलत मांगी गई और इस मोहलत को अब गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन सूरत हाल जूं की तू है और अब ताजरों ने 1 रमज़ान से दुकानें खोलने का फिर ऐलान कर दिया है। ताजिर जेल भरो तहरीक चलाने के भी इशारे दे रहे हैं, क्या कहा गया सुनिए जरा। जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी संडे को हमारी आखिरी बात हुई सईद गनी साहब से, उन्होंने कहा हमने सब चीज़ें कंप्लीट करा के सीएम साहब को पुट अप कर दी है। अब सीएम साहब जो है उसकी अप्रूवल लेंगे 24 से 48 घंटे। आज 4 दिन हो गए, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। कमिश्नर ऑफिस में पे किए थे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, हम उस पर अमल करेंगे। जो SOPs जो हम मान रहे हैं, जो हमने लिख के दिए, हमारी तमाम तंजीमों ने राइटिंग में जो हमने कमिश्नर ऑफिस में SOPs जमा कराई हैं, हम उसकी पासदारी करेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना कारोबार पहली रमज़ान से हम खोल देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह के लोग जितने जुड़ जुड़ के बैठे हुए, तो खुदा न खास्ता कोई कैरियर हुआ तो सबका क्या बनेगा? कंधे से कंधा जोड़ के मुश्किल है। अच्छा जी, एनी हाउ इसी पे हम बात करते हैं मजीद। हाँ, सिंध के वजीर सीनियर वजीर हैं सईद गनी साहब, वो भी हमारे साथ होंगे और चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल गनी साहब, सबसे पहले आपसे पूछते हैं और आपसे पूछना ये चाहेंगे कि वफाकी हुकूमत ने तो कई दिन पहले ही कह दिया था कि अब दुकानें कारोबार खुलना चाहिए, तो कारोबार खुल सकता है। सिंध हुकूमत भी ज़ाब्तेकार बना रही है, ताजरों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये पहले बता दीजिए। देखिए, एक तो मैं याद कर रहा हूँ, जो मेरे मालूमात हैं, अभी भी दीगर सूबों में तमाम जो बिजनेसेस हैं या छोटे जो बिजनेसेस हैं वो शुरू नहीं हुए हैं और वहाँ पर भी आपके इल्म में होगा कि काफ़ी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो ताजिर तंजीमें वो एहतजाज कर रही हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये थी कि अगर हम कोई काम करें तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी कंसेंसस में और जो हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें बात करके हो, तो वो फिर तमाम सूबे भी एक जैसे SOPs के तहत दुकानें खोल सकते हैं, कारोबार करने की इजाज़त दे सकते हैं। अदरवाइज अगर हम खुद से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है, तो उससे एक ऐसा माहौल जिसको शायद इन हालात में नहीं होना चाहिए वो पैदा हो जाता है। तो हमने एक अच्छी नीयत के साथ ये सोचा है कि अगर उस कमेटी में हम ले जाएंगे, वह डिस्कशन हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर मुनासिब समझा कि ये SOPs ठीक है या उन्होंने समझा कि इसके अंदर मजीद हमें कोई बेहतरी करनी चाहिए, कुछ वहाँ से राय आई तो हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डेडलॉक नहीं था, सारी चीज़ें ठीक जा रही थी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ उसको नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ये मामला तय करना चाहते हैं। पराचा साहब, आप भी मुसलसल आप लोग राब्ते में हैं सरकारी नुमाइंदों से भी, दीगर शख्सियात से भी, क्या तय पाया है, क्या लग रहा है आपको कि कब तक ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा और जो SOP बनेंगे, आप पूरे कॉन्फिडेंस्ड हैं कि आप लोग उस पर अमल कर सकेंगे? जी देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। पराचा साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आवाज़ आ रही है। 15 तारीख को हमने दुकानें खोलने का ऐलान किया था। उसके बाद हुकूमत सिंध ने हमसे बातचीत की, मुज़ाकरात किए, तो 24 से 48 घंटे में CM साहब ने कहा कि हम ये SOPs बनाकर हम ये वफाक को भेज देंगे। उसके 1-2 दिन में जो वापस आ जाएंगी ये चीज़ें, तो उस हिसाब से, उस SOPs के हिसाब से हम कारोबार खुलवा देंगे। आज उस बात को पूरे 8 दिन गुजर गए हैं। तो अब आप देखें, जो लोग परेशानी में हों, भूख और अफलास में हों, जिनके घरों में फाके हो रहे हों, फैमिलीज़ बाहर आ गई हों, औरतें हाथ जोड़ रही हों, तो कैसे आप बताएं वो अपना कारोबार, उनकी अपनी शॉप्स हैं, अपनी दुकानें हैं, वो कैसे अपना कारोबार बंद करके और घरों पे बैठ सकते हैं? अपने बच्चों को भूख से तड़पता देख के वो किस तरह रुक सकते हैं? हमने यहाँ तक ये भी बात की थी कि हमें आप 2 महीने मज़ीद बिठा दें घर पे, या तो हमारे ताजिरों को कंपनसेट कर दें या हमारे ताजिरों को कोई आसान अक़सात में स्टेट बैंक से पॉलिसी दिलवा कर कोई आसान अक़सात में कर्ज़े दिला दें। लेकिन अगर ये बात अगर डिले होती चली जाएगी तो आप बताएं वो लोग कहाँ जाएं जो कई रोज़ से, पिछले कई रोज़ से परेशान हैं, अपनी भूख और अफलास का शिकार हैं।
तो उन लोगों के लिए भी तो सोचना चाहिए ना, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। और ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा किसी के लिए भी। जाहिर है एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ भूख है, बारहा सब लोग ये बात करते रहते हैं, लेकिन ये भी कहाँ की मुनासिब बात थी कि अभी तो कानून आया नहीं, SOP तय हुए नहीं, और कल हमने देखा कि मुख्तलिफ मार्केटों में ताजरों ने अपने तय दुकानें खोलना शुरू कर दी। तो आप नहीं देखें, जो जिन लोगों ने वो दुकानें खोली वो हमने तो कल भी कह दिया था कि हम बगैर हुकूमत के दुकानें नहीं खोलना चाहते। कल मेरी एक चैनल पे इम्तियाज़ शेख साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा आप 2 दिन रुक जाएं, हम इस मसले को हल करते हैं। तो हमने 2 दिन का टाइम दिया है, हमने 2 दिन का, हमने कहा आप 2 दिन में खुदारा ये मसला हल कर लें। हम हाथ जोड़ के कहते हैं आपसे, आप ये मसला हल कर लें ताकि हम पहली रमज़ान से ये काम शुरू करते हैं। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का टाइम चाहिए सिर्फ, और मुख्तलिफ जैसे आप कहेंगे 2 दिन ये शोबा खोल लें, 2 दिन वो शोबा खोल लें, जिस तरह आप कहेंगे उस तरह मानने को आपकी बात तैयार हैं। जो सोशल डिस्टेंस चाहिए वो भी रख लेंगे, जिस तरह से आप बताएंगे कि भाई ये हिफाजती इकदाम इस तरह कर दें, बिल्कुल उस सब चीज़ के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। गनी साहब से भी बात कर लेते हैं। गनी साहब, आप बताएं कि अब आप गिरफ्तारियां कर लें, मनाने की कोशिश कर लें, लेकिन नज़र तो यही आ रहा है कि ताजिर दुकानें और कारोबार खोल कर ही रहेंगे, और अभी हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये कह भी दिया है। तो अब आपको यकीनी बनाना होगा कि वो तयशुदा ज़ाब्ता कार जो है, SOPs जो हैं, उस पर अमल करें। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त जिस किस्म के हालात हैं और जो हमने मजबूरी में कुछ सख्त फैसले किए हैं जिससे लोगों का कारोबार रोजगार मुतासिर हुआ है, उसका हमें कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज इससे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे मसाइल में इससे इजाफा हो रहा है, हम पे एडिशनल बोझ आ रहा है। लेकिन हम चूंकि अपने शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए इस वायरस से लड़ रहे हैं, अपने शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए सब फैसले हमने किए हैं, तो हमारे इन तमाम दोस्तों को भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, जो हालात की संगीनी उसको समझना चाहिए। आज अगर हम बातचीत करके जाहिर है कि कोई भी शौक से तो ये सब कुछ कर नहीं रहा है, मजबूरी के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। होपफुली ये मामला जल्द सेटल डाउन हो जाए। ताजिर बिरादरी ये कह रही है कि अच्छा है कि हम तुम्हारे SOPs पे अमल करेंगे, लेकिन SOPs पे अमल करना ही पूरा शर्त है। शुक्रिया दोनों का, पराचा साहब आपका, सईद गनी साहब आपका। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द हेडलाइन ब्रेक। विल सी यू सून। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक बात जो हमने कल छेड़ी थी और अब वो कंफर्म भी हो गई है। पहले हम सोच रहे थे कि जानवरों में जैसे कोरोना वायरस जो है वो नहीं होता, बट अब पता चल रहा है कि 2 बिल्लियों में भी हो गया। जनाब, न्यूयॉर्क में इससे पहले खबर आई थी क्या कि जू के शेर को कोरोना जो है वो निकल आया। उसके बाद अब 2 पालतू बिल्लियां न्यूयॉर्क में बहुत बुरा हाल है, अल्लाह ताला रहम करे पूरी दुनिया पे वैसे तो, लेकिन वहाँ पे 2 बिल्लियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। तो जो लोग अपने पालतू जानवर अपने पास रखते हैं उनको भी जरा बाहर, जैसे कुत्तों को तो बाहर आपको पता है लेके जाना पड़ता ही है, बिल्कुल करना पड़ता है, तो उनको भी जरा एहतियात के साथ बाहर लेके जाएं। मतलब बिल्कुल ही रैंडम ना छोड़ दें कि इसको तो होना ही नहीं है, बिकॉज अपेरेंटली आई गेस हर चीज़ को ही हो रहा है। तो ये कल बात शुरू की थी और सोचा कि आज आपको इसकी कन्फर्मेशन दे दें। बहुत सी और बातें भी करनी है। लेट अस बिगिन विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। शहबाज शरीफ नाब में पेश न हुए, शेख रशीद की पेशगोई पूरी हो सकती है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के इम्कानात मुस्तरद नहीं किए जा सकते। सूबाई हुकूमतें निजी स्कूलों की फीस में 20% कमी के फैसले पर कायम, स्कूल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सिंध हाई कोर्ट जल्द फैसला सुना दे, बज़ाहिर मुश्किल है। और लॉकडाउन के दिनों में खुद पुरसुकून कैसे रखना है, घबराहट, उदासी और परेशानी को कैसे दूर भगाना है। IRD पाकिस्तान आपकी मदद के लिए तैयार है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि लॉकडाउन है, ज़रा लोगों को एंग्जाइटी है, टेंशन है, जो कारोबार पे नहीं जा रहे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे, ज़ाहिर है वो उसकी वजह से भी परेशान है। एक तरफ फिनेंशियल तंगी है, दूसरी तरफ अपनी सेहत को भी बचाना है। ऐसे में ख़ुद को अपने रिलैक्स रखना है, क्योंकि रिलैक्स नहीं रहेंगे तो आपकी अपनी इम्यूनिटी मुतासिर होगी। और ये इट्स ईजियर सेड देन डन इन द सेंस कि आपको अपने आप को बात करनी होती है। सारे तरीक़ेकार जो है ये ही तो हमने सीखना है, एंड यू विल बी एबल टू अचीव दैट रिलैक्सेशन। लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी
स्टोरी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हुए। लगता है शेख रशीद का कहा सच होने जा रहा है और शायद सदर मुस्लिम लीग नून भी गिरफ्तारी ही चाहते हैं। नैब शहबाज शरीफ के जवाब से मुतमईन नहीं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ को 4 मई दिन 12 बजे ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और इस पेशरफ से डेफिनेटली लगता है कि शेख रशीद की बातें सच होने जा रही हैं। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया और मैंने उसको वहां आपके जरिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों ख़त्म हो जाएगी, और ये आए आखिरी फ्लाइट पकड़ के। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ़्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ का जवाब पढ़े बगैर 5 मिनट में जवाबी मरासला भेज देना नैब न्याजी गठजोड़ का सबूत है। नैब का जवाब पहले ही तैयार था, नैब का जोर पेशी पर है, शहबाज शरीफ के जवाब पर नहीं है। मुस्लिम लीग का सियासी बयानिया बज़ाहिर कुछ भी हो, ये भी तो हो सकता है शहबाज शरीफ बड़ी सियासी हलचल के लिए खुद भी गिरफ्तारी देना चाह रहे हों। मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा तफसील से बात करते हैं सिलसिले में। शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून के लोग अमूमी तौर पर नैब से ताउन करते रहे हैं, पेश होते रहे हैं, तो ऐसा कोई मसला पहले हमने देखा नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने इस बार क्यों फैसला किया कि वो नैब नहीं जाएंगे? देखें, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदलिया का भी और कानून और अदारों का एहतराम किया है और ये सिलसिला जो है ये बिल्कुल इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तमाम अदारों ने अर्जेंट वर्क जो है वो मुअत्तल किया हुआ है। इवन हाई कोर्ट ने अर्जेंट वर्क जो है वो मुअत्तल किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया हुआ है, तमाम अदारों ने मुअत्तल किया हुआ है। तो फिर ये कौन सी वजह है कि नैब को जो है वो इस वक्त नोटिस जारी करना पड़ा? हमारे ख्याल में ये नोटिस जो है ये हुकूमती ईमा और जबर की वजह से जो है वो नैब ने इशू किया है और मकसद ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वापस आने और कोरोना से रिलेटेड फलाही और सोशल वर्क की वजह से जो लोगों में उम्मीद और लोगों में उनकी पजीराई हुई उसे डिस्टर्ब करने के लिए और उससे हवास बाख्ता हो के हुकूमत ने नैब को मजबूर किया कि नैब जो है ये नोटिस जारी करे और इस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इस तरफ उलझाया जाए और वो कोरोना रिलेटेड जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं आवाम की फलाह व बहबूद के लिए और जो वो वर्क कर रहे हैं उससे उनको जो है वो पीछे हटाया जाए। अच्छा, वैसे शहबाज शरीफ साहब खुद भी बड़े महदूद हैं, आप कह रहे हैं कि उनके काम को डिस्टर्ब करने के लिए वो तो हमें लग रहा था ऑलमोस्ट क्वारंटीन में ही है। ये बताइएगा राना साहब कि शेख रशीद साहब ये भी इशारा दे चुके हैं कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, नैब ना जाकर आप लोग भी बात गिरफ्तारी तक ही लेकर जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ सियासी तौर पर आपको क्या लगता है, इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा? देखें, ये नाजायज़ और कानून के बरक्स जो गिरफ्तारी है वो जो भी गिरफ़्तार होता है वो मज़लूम होता है, वो मियाँ शहबाज शरीफ हो, वो मीर शकील-उर-रहमान हो, उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, उसको उसका नुकसान नहीं होता। वक्ती तौर पे जो है वो एक दिक्कत और एक मुश्किल और एक तकलीफ़ जो है वो ज़रूर होती है। और शेख रशीद साहब के जो मुवक्किल हैं इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर साहब, वो यकीनन इन्हें पहले बता देते हैं, इससे पहले भी ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो करते रहे हैं और हमें भी इस बात का इल्म है कि वही मुवक्किल जो हैं वो नैब के ऊपर इस वक्त हावी हैं और वो नैब को जो है वो उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और उनकी ईमा और उनके जबर के तहत नैब इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है।
ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो नैब पर हावी है। बहुत शुक्रिया आपका। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अभी हम इंडस्ट्रीज़ खोलने की बात कर रहे थे। आपको पता है कि कराची में इससे पहले SOP की खिलाफ वर्जी पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को सील भी किया गया था, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखते हुए अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को एक ही बस में भर के बंद करके भेज दिया था। बास इंडस्ट्रीज हैं, बास फैक्ट्रीज हैं जो एक नई प्रेसिडेंस, एक नई मिसाल, यू आर वेरी राइट अब्दुल्ला, ये तो पूरा एक इन्होंने तो एक एग्जांपल ही सेट कर दिया। तो पहले हम आपको खबर बताते हैं और उसके बाद बात भी करेंगे। कोरोना के फैलाव के दौरान वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं जो अपनी मुलाजमत जारी रखे हुए हैं, जैसे कि हम भी हैं। एक्चुअली मुख्तलिफ इदारों ने अपने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, लेकिन गेट्स फार्मा ने एक मिसाल कायम कर दी है। गेट्स फार्मा मुल्क का वो पहला इदारा होगा जो अपने तमाम मुलाजमीन और उनके अहल खाना की स्क्रीनिंग कराएगा और इस दौरान फैक्ट्री भी मुकम्मल बंद रखी जाएगी। आपको बताएं कि इदारे ने 56 मुलाजमीन को टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी है, जो कि 1300 अफराद का टेस्ट करेंगे। जिन लोगों का टेस्ट मनफी आएगा उन्हें मुलाजमत पर आने की इजाज़त दी जाएगी। जिन लोगों में कोरोना पाया जाएगा, इदारा उन्हें 1 माह की रुख्सत देगा तनख्वाह के साथ, और उनके मिलने जुलने वालों के टेस्ट भी किए जाएंगे। ऐसे अफराद को 30 रोज़ के बाद दोबारा टेस्ट किया जाएगा और फिर काम पर आने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसे में उन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि एक दफ़ा अगर टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बाहर मिलना जुलना और घूमना फिरना शुरू कर दें, बिकॉज द नेक्स्ट डे यू मे कैच कोरोना वायरस। अच्छा जी, गेट्स फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतने दिनों से और इतने हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कोरोना की, ऐसा एग्जाम्पल हमने इन पाकिस्तान पहले देखा नहीं। किस तरह सोचा आपने, हाउ डिड इट कम अबाउट, पहले तो ये बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। तो देखें, ऐसा है कि जब गेट्स फार्मा कायम हुई आज से कोई 25 साल पहले, तो हमारा जो एक विजन और मिशन जब हमने सोचा था, उसमें हमने एक जो चीज़ कही थी कि हमने कहा था कि भाई वी केयर फॉर योर हेल्थ, और इसमें ज़ाहिर है व्हेन वी से वी केयर फॉर योर हेल्थ, इट मीन्स दैट वी केयर फॉर आवर एम्प्लॉइज़, we care for our patients, we care for our doctors, we care for the community, we care for the country, etc. तो इसमें ये जब एक समाज के ऊपर, इंसान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आता है, तो वही वक्त होता है जब लीडरशिप जो होती है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अमल करके दिखाती है। तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में के पास चूँकि ज़राए कम हैं और टेस्टिंग कम हो रही है, तो हमने बैठ के अपने कॉलीग्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ पूरी दुनिया में वेरियस मॉडल्स पढ़े। तो हमने चीन का भी पढ़ा, हमने चाइना के कई यूनिवर्सिटीज़ से हमारे ताल्लुकात हैं, हमने उनके साथ भी, उनके एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट को, मेडिकल डिपार्टमेंट से बात की, साउथ कोरिया में भी बात की, स्पेन में भी बात की, फिनलैंड में, दूसरी जगहों पे बात की, और हमें ये पता चला कि जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करेंगे और आइसोलेट करेंगे तो उतनी जल्दी वायरस मर जाएगी। वायरस जो है वो नीड्स अ ह्यूमन बॉडीज टू सर्वाइव, एंड इफ यू आइसोलेट द वायरस इट हैज़ नोवेयर एल्स टू गो, एंड सो इट डाइज इट्स ओन डेथ विद इन 14 डेज। तो हमने ये सोचा कि अगर हम अपने इदारे को बचाना चाहते हैं, और इस वक्त ये हकीकत है कि मुल्क में जितने भी लोग टेस्ट होते हैं उसमें से 3 से 5% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यकीनन हमारी पॉपुलेशन में भी, जो हमारी कंपनी में उसमें भी लोग होंगे और वो दूसरों को देंगे शायद। तो हमने फिर आज से 2-3 दिन पहले फैसला किया कि हम ये किट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमने फौरन खालिद साहब, आप ये बताइएगा कि आपने ये कौन सी किट्स मंगाई हैं, और ये जो 56 लोग आपने ट्रेन किए हैं इनको यहीं से आपने ट्रेन कराया है, और ये टेस्टिंग फैसिलिटी आपकी अपनी फैसिलिटी में ही, अपनी ही प्रेमिसेस में है, तो आप खुद ही टेस्ट के स्वैब्स लेके खुद ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे या कहीं भेजेंगे? हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क आउट? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखें, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि लार्ज पॉपुलेशन में होता है, और इसको चाइना ने मैसिव तरीके से यूज़ किया है और इसी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है। ये लैब सेटिंग में नहीं होता, ये आप किसी भी अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक्स में भी कर सकते हैं। ये हमने टेस्ट मंगाई
किट्स मंगाई और हमने किया। पहले हमने ये सिंध गवर्नमेंट को दिया, उन्होंने ये टेस्ट किट्स को वैलिडेट किया, हमने खुद वैलिडेट किया और उसके बाद ये जो लैब वाली टेस्ट किट होती है वो PCR की होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की होती है। उसके लिए आपको एक बड़ा हैवी इक्विपमेंट चाहिए और आपको एक बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये जो है रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है और आप इसको बार बार करके इसको यानी इसकी एक्यूरेसी जो है वो वही आ सकती है, प्रोवाइडेड एक आप SOP फॉलो करें। तो दिस इज बेसिकली it is a screening qualitative test kit. It is an antibody test kit. It is FDA approved test kit, and it is used in Spain. It is used in South Korea, and it is used in China. ये वो kit है जो कि screening है। इसका हमारे बहुत elaborate हमने medical researchers के साथ, epidemiologists के साथ हमने इसकी SOP बनाई है। जी खालिद महमूद साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे बिकॉज ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड है, हमने ऐसा अभी सुना नहीं है, बट दिस इज समथिंग अ मॉडल दैट कुड बी फॉलोड बाय अदर विलिंग कंपनीज आल्सो। तो लागत कितनी आई? 1600 एम्प्लॉयज़ की आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, 1300 एग्जैक्टली 1300 की आप स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, तो जी लागत कितनी आई एंड हाउ आर यू माइंड? जी बताइए। जी देखें बात यह है कि ये 1600 तो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं और ये जो पॉजिटिव हो जाएंगे तो खुदा न ख्वास्ता उनको हम 30 दिन के लिए घर भेजेंगे, उसके बाद दोबारा उनको बुला के उनका टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर 14 दिन में अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो 14 दिन के बाद जो है वो शायद उनके घर में अगर कोई पॉजिटिव हो उनको लग जाए, मगर 30 दिन के बाद उनको चांस बहुत एलिमिनेट हो जाता है, हम उनको दोबारा बुलाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ये इसके अलावा हमने जर्नलिस्ट को भी कहा है कि हमारी फैसिलिटी में आए, देखें भी, और वहाँ पे वो उनको हम मुफ्त टेस्ट करेंगे। तो हमने इसकी तकरीबन 1 लाख ये किट्स मंगवाई हैं और हमने इसको सिंध को डोनेट की हैं 15,000। सिंध ने इसको सखर और छोटे छोटे गाँवों में अपनी भेजी हैं जहाँ पे वो आसानी से स्क्रीन कर पा रहे हैं और वहाँ पे लैब नहीं है और इसलिए, और उनका वहाँ लैब में जाना भी मुश्किल है जहाँ पे PCR बेस्ड हो। तो इसमें वो होता है कि अगर किसी का खुदा न खास्ता पॉजिटिव आ जाए तो उसको आप इसको कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं PCR से, मगर लॉट ऑफ टाइम्स इसकी फॉल्स जो पॉजिटिव है। खालिद साहब लास्टली ये बताइएगा, आपके जाहिर है कि आप ये टेस्ट करने जा रहे हैं और होपफुली आप सब ठीक ही होगा, लेकिन क्या आपने मैकेनिज्म बनाया अगर खुदा न खास्ता किसी डिपार्टमेंट के किसी एम्प्लॉय का टेस्ट पॉजिटिव आता है, इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू रिकवर, शी इज़ गोइंग टू रिकवर इन 14 डेज, लेकिन तब तक क्या उस डिपार्टमेंट को सील किया जाएगा, डिसइंफेक्ट किया जाएगा? क्या सोचा? देखिए हमने 7 दिन के लिए कंपनी कंप्लीट बंद कर दी है और सिर्फ वहाँ टेस्टिंग हो रही है और आपके रिपोर्टर्स, आपके कैमरामैन आर वेलकम टू सी इट। 56 बूथ्स टेस्टिंग बूथ्स लगे हैं, वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और हम 7 दिन तक कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारा प्रोडक्शन लॉस होगा। मगर हम ये समझते हैं कि अगर बाद में 100, 200, 300 आदमी अगर वहाँ पे इन्फेक्ट हो गए और उसमें से खुदा खास्ता किसी की अमवात हो गई या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे कहते हैं कि ये वायरस करती है बाज़ बॉडीज़ को, यानी कुछ अज्जा को डैमेज करती है, तो मैं समझता हूँ कि ये in the long run it is not an expense, it has a good payback to lose your production time, to spend money on your testing of your employees, and then do not let them in unless they are positively tested to be negative. So ये हमारा एक ईमान है और मैं समझता हूँ इससे उनकी फैमिलीज भी बचेंगी, उनके साथी भी बचेंगे इन्फेक्ट होते हुए। और आई थिंक और खालिद साहब को जाते जाते एक सजेशन भी देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, हमारे जानने वालों में बहुत डॉक्टर्स हैं और अभी तक सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जिस अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं जहां कोरोना के मरीज़ हैं, उनमें भी दीगर डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स को भी टेस्ट नहीं किया गया, ना किया जा रहा है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो आप होपफुली ये सजेशन, आप ये जो आपके पास किट्स हैं ये कुछ डोनेट भी करें अस्पतालों को, पर्टिकुलरली टू टेस्ट द डॉक्टर्स एज वेल। राइट जी, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, फ्रॉम बलूचिस्तान टू गिलगित बल्तिस्तान टू पंजाब,
एंड वहाँ पे DHQs में वहाँ के जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके उनकी मशावरत से उनके ताउन से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि हमने 15,000 डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सिंध में किए हैं, उन्होंने इसको वैलिडेट किया है और उन्होंने बड़े हमारा शुक्रगुजार हुए हैं। वंडरफुल सर, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और बहुत सी नेक तमन्नाएं एंड गुड लक टू यू। शुक्रिया खालिद साहब, वक्त बहुत शुक्रिया खालिद साहब। महमूद साहब से हम बात करके एक तो बड़े इंस्पायर हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें डूएबल हैं। सबसे पहले तो 7 दिन के लिए उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री बंद करने का कहा है, मतलब दे आर विलिंग टू टेक द फाइनेंशियल हिट। 1300 एम्प्लॉयज़ का टेस्ट, वेदर उनमें सिम्टम है नहीं है, डजेंट मैटर, वो टेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ हैं, इट मैटर्स टू देम। उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव निकल आता है तो वो उनकी आगे से फैमिली को भी टेस्ट करने को तैयार हैं। उसके बाद उनको पेड लीव देना कि आप जाएं, हम आपकी सैलरी भी पे करेंगे। ये एक ज़बरदस्त किस्म का मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल है, दिस इज़ आई गेस हाउ इट शुड बी, क्योंकि कंपनियां भी तो कब से पैसे बना ही रही हैं। तो अगर इस माहौल में थोड़ा सा फाइनेंशियल इनको हिट लेनी पड़े, बड़े बड़े अस्पताल हैं जो कि प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पे आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर्स, वो कहते हैं कि कोविड वाले जो वार्ड में काम करते हैं उनको भी जब तक सिम्टम ना उनको भी टेस्ट नहीं किए जा रहे। अस्पताल में जाने वाले डॉक्टर्स जितना भी स्टाफ है उसको तो वैसे ही टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड ससेप्टेबल जगह हो सकती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कोरोना वायरस के जरासीम हो। अच्छा, हमारे ताजिर जो है ना, जिनसे अभी हमने बातें वगैरह भी की हैं, उनको ये दोबारा से ये जो सेगमेंट हमने किया है, अभी इंटरव्यू किया है, देखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिटीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ मॉडल, देयर आर लोग हैं ऐसे जो ये कर रहे हैं, तो लिहाजा आप भी कर सकते हैं, अपनी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इट्स सो डूएबल। और अगर ये नहीं करना, चलें ये एक स्टेप फर्दर है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग तो यकीनी बना सकते हैं, आप एम्प्लॉयज़ के दरमियान फासला तो करा सकते हैं, आप सफाइयाँ तो कर सकते हैं। उधर भी एक फासला हो गया। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद ब्रेक। बहुत जी, और आज बड़ा अहम दिन है। हाँ बताओ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन की वजह से मुतासरा लोगों के लिए पैसा जमा करना है और हम भी इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए वह तो वज़ीर आज़म ही अपील करेंगे, लेकिन हम भी कह दें कि प्लीज़ दिल खोल कर एहतियात करें। खोल कर दें, ऐसी चीज़ तो पहले कभी हमने देखी नहीं है। और हुकूमत जो है वो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन मुतासरीन इतने ज़्यादा हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार होगी। सुनिए वज़ीर आज़म ने क्या कहा। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कल शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। 4 बजे जियो न्यूज़ और या जियो एंटरटेनमेंट कहीं भी आप देखना चाहें ये ट्रांसमिशन देखिएगा। वज़ीर आज़म आप सबसे मुखातिब होंगे और दिल खोल कर डोनेट करें। दिस इज़ द टाइम। अगर कुछ रखा हुआ था ना कि कब निकालना है, किसको देना है, दिस इज़ द टाइम। हर कोई डिज़र्विंग है। अच्छा जी, आप ज़रा स्कूलों के जो मसले हैं, फ़ीसों के मसले पता नहीं कभी हल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि निजी स्कूल फीसों में रिलीफ देने को तैयार नहीं। हुकूमतें भी अपने फैसले पर कायम हैं और दोनों के पास अपनी अपनी वजूहात हैं। सिंध हाई कोर्ट ने स्कूल फीस में 20% कमी की नोटिफिकेशन पर अमल रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। और दौरान समाअत स्कूल मालकान के वकील ने बताया कि आइंदा समाअत तक फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को स्कूलों से नहीं निकाला जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात कर दी, शुक्रिया। और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि फीसों में कमी से स्कूल मालिकान को नुकसान नहीं होगा। उस पर अदालत ने कहा कि मान लें सारा पैसा स्कूल मालिकान घर ले जा रहे हैं, मगर किस कानून के तहत फीस कम की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि स्कूल बंद हैं, इसीलिए 80% फीस लेने का कहा गया है। अदालत ने सिंध हुकूमत को कानून बनाने की हिदायत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। उधर पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि 2 से 3 स्कूल ऐसे हैं जो फीस कम नहीं कर रहे। जिन स्कूलों के फीस चालान में कमी नहीं की गई, वालिदैन वहाँ फीस जमा ना करवाएं। जब हमने अनाउंसमेंट की तो आप देख लें कि 95% स्कूलों ने फीसें कम कर दी। अभी भी 2 स्कूल हैं
मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो, चले मैं स्कूलों का नाम नहीं लेता, मगर 2-3 स्कूलों की प्रॉब्लम आ रही है। अरबों रुपए बनाए में 20% डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बताएं कि सिंध और पंजाब की हुकूमतें तो फैसला कर चुकी हैं, अब देखना होगा कि स्कूल मालकान अमल भी करते हैं या नहीं। हमें ज्वाइन किया इसी पे बात करने के लिए हैदर अली ने, जो कि चेयरमैन सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है। हैदर अली, इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग, हुकूमत अदालत की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। 20% जो है वो उसकी कमी की नोटिफिकेशन है। ये इतना मुश्किल क्यों बनता जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अप्रैल को डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने जो 20% कमी का सर्कुलर जारी किया था, तो इत्तेफाक से 8 अप्रैल के आखिरी के प्रोग्राम में मैंने आपके तवस्सुत से गुजारिश की थी कि प्राइवेट स्कूल्स के कानून में डीजी प्राइवेट स्कूल्स को फीस मंजूर करने का इख्तियार है, उसमें इजाफा जो सालाना होता है वो भी मुअय्यन है, लेकिन मंजूर शुदा फीस को कम करने का इख्तियार डीजी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं है। और हुस्न इत्तेफाक ये है कि 15 अप्रैल को सिंध हाई कोर्ट ने जब 2-3 स्कूलों की पिटीशन पर स्टे ऑर्डर दिया 20% कमी के सर्कुलर पर, तो उसमें भी अदालत ने इसी कानूनी नुक्ते को जो है उजागर किया। और आपने भी अपने इंट्रो में अभी तो उस पे हुक्म इम्तना आ गया है, अभी जाहिर है वो मामला पेंडिंग है, लेकिन आप लोगों को आउट ऑफ द कोर्ट ये मामला सेटल करना है, नहीं करना है, या मामला इसी तरह लटकाए रखना है? जी, मैं गुजारिश कर देता हूँ आपसे कि आपके 8 अप्रैल के प्रोग्राम के बाद वज़ीर तालीम ने सिंध की 4 नुमाइंदा तंजीमों को जो है वो अपने पास बुलाया था मुलाकात के लिए। हमने वज़ीर तालीम सिंध से मुलाकात से कबल 4 एसोसिएशंस ने सिंध की आपस में एक मुशावरती इजलास किया और एक मुश्तरका लाहे अमल तय किया। फिर उसी शाम हम वज़ीर तालीम सिंध से मुलाकात भी हमने की। वज़ीर तालीम सिंध को हमने तमाम इन नुकात पर तवज्जो भी दिलाई और वजाहत से अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। फिर वज़ीर तालीम सिंध ने हमसे मुश्किल हालात में अवाम को, वालिदैन को रिलीफ देने के लिए इंसानी और अखलाकी बुनियादों पर हमसे एक रज़ाकाराना किरदार अदा करने की इस्तदा की, हमसे मुतालबा किया। और हमने बिल इत्तेफाक वज़ीर तालीम सिंध के साथ मुलाकात में वालिदैन की, अवाम की परेशानी और इन मुश्किल हालात को देखते हुए इत्तेफाक किया था इंसानी हमदर्दी और अखलाकी बुनियादों पर कि हम अप्रैल और मई के लिए 2 माह में 20% तमाम स्कूल सिंध के जो है वो रियायत करेंगे। और ये रियायत जो है वो अप्रैल और मई में ही दी जाएगी। तो फिर ये मामला तो हल हो गया हैदर अली साहब, अगर आप लोग मान गए हैं फिर तो इट्स सॉर्टेड। अब मैं आपसे गुजारिश कर देता हूँ वो ये कि खुश आइंद पहलू इसका ये है कि हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने रज़ाकाराना तौर पर वज़ीर तालीम सिंध से जिस बात पर इत्तेफाक किया था, 98% से ज़्यादा स्कूल ने इस फैसले पर इत्तेफाक किया और तमाम स्कूल जो हैं वो 20% कमी के साथ अपने वाउचर और चालान जो है वो जारी कर चुके हैं। बेहतरीन। और इसके अलावा 15 अप्रैल के स्टे ऑर्डर आ जाने के बावजूद भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और सलाम पेश करता हूँ तमाम प्राइवेट स्कूल्स को सिंध के, कि जिन्होंने उसी इंसानी और अखलाकी पहलू को मद्देनजर रखते हुए उस रियायत को अभी तक कंटिन्यू कर रखा है। अभी तक वो रियायत जारी है और इंशाल्लाह चले हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम भी आपसे उस दिन यही गुजारिश कर रहे थे कि इंसानी हमदर्दी के पहलू को मद्देनजर रखें, और आप कह रहे हैं कि इस पे इत्तेफाक किया गया है अक्रॉस द बोर्ड, और जिन्होंने नहीं किया इत्तेफाक आई गेस उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो नहीं मान रहे हैं, बट मेजॉरिटी मान गए हैं। आई जस्ट होप कि पेरेंट्स वुड बी अ लिटिल रिलीफ, थोड़ा सा रिलीफ तो मिला ही होगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आपको बताएं कि कोरोना वायरस की रोकथाम में जहां बहुत से इदारे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, वहीं सुंदस फाउंडेशन भी अपना किरदार अदा कर रही है। सुंदस फाउंडेशन ऐसा इदारा
इदारा है जो ना सिर्फ खून के अमराज में मुब्तला बच्चों को खून देता है, बल्कि ये जो है इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ हस्पतालों और मरीज़ों को साफ़ और सेहतमंद खून भी फराहम करता है। 1998 से कायम ये इदारा जो है वो अब तक लाखों अफराद को खून मुहैया कर चुका है। और कोरोना की हम बात कर लेते हैं हुमा, और क्योंकि जाहिर है इस वक्त थैलेसीमिया की ना सिर्फ उनको ज़रूरत है, दीगर मरीज़ों को भी ज़रूरत है, और ज़रा खून के एहतियात में कमी आई थी, लेकिन अब आई गेस वो पूरी हो रही है कमी। सुंदस फाउंडेशन के बानी और सदर यासीन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यासीन साहब, सुंदस फाउंडेशन कई सालों से खून इकट्ठा करने का काम कर रही है। कोरोना और लॉकडाउन के इस माहौल में आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी है? काम क्या मुतासिर हुआ है या वैसे ही चल रहा है? इस मुताल्लिक बताइएगा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुंदस फाउंडेशन पिछले 23 साल से थैलीसीमिया और हीमोफीलिया और दीगर अमराज़ खून में मुब्तला मरीज़ों को खून मुफ्त मुहैया कर रहा है, और ये खून तमाम टेस्टों के बाद जो है थैलीसीमिया के मरीज़ों को, हीमोफीलिया के मरीज़ों को और ब्लड कैंसर के मरीज़ों को दिया जाता है। इस लॉकडाउन में भी सुंदस फाउंडेशन जो है उसके तमाम मराकज़ खुले हुए हैं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए जो है अपनी सर्विसेज हम जो है जारी रखे हुए हैं। और कोरोना के हवाले से जो है हम तमाम वो काम कर रहे हैं जो हुकूमत ने हमें बताए हैं। हम इस सिलसिले में जो स्पेशल जो अपना स्पेशल जो प्लाज्मा का सिलसिला है वो मशीनरी और वो तमाम जो है वो मशीनरी और तमाम चीज़ें सुंदस फाउंडेशन के पास मौजूद हैं कि अगर सुंदस फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मा देने के लिए तो वो भी सुंदस फाउंडेशन के पास सहूलत मौजूद है। अच्छा यासीन साहब, कुछ बातें हैं जो लोग बड़ा सोचते हैं इस हवाले से, ख़ासतौर पे कोरोना टाइम्स की वजह से, और आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं कि इस सिलसिले में कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या कोरोना वायरस जो है खून देने या लेने से लग सकता है, या आजकल खून देना कितना महफूज है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि अस्पतालों में और ये ब्लड बैंक की तरफ रुख भी ना करें, तो इस पर कुछ रहनुमाई करें आप। मैं आपको बताता चलूं कि जो कोरोना है वो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़ नहीं है कि जो खून के साथ जो है हमारे जिस्म में चला जाएगा और खुदा न खास्ता हमें भी कोरोना हो जाएगा। जो लोग खून की एहतियात दे रहे हैं तमाम हिफाजती तदबीर को अपनाया हुआ है, प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारा स्टाफ जो है वो मेजर्स इख्तियार किए हुए है, और डोनर से भी वही तमाम जो है ना एहतियाती तदबीर जो है बरती जाती हैं और उसके बाद ही खून का अतिया लिया जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लॉकडाउन के दौरान आपको किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं हो रही है काम करने में? हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि जो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ जिन जिन इदारों का कार्ड उनके पास है वो, और जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको जो है खसूसी इजाज़त दें सेंटर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि थैलीसीमिया का मरीज़ जो है सेंटर पहुंच नहीं सकेगा तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह होगी। और इसी तरह अगर हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने सेंटर्स तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकेंगे तो वो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे की खिदमत नहीं कर सकेंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा इन इदारों में, जिस तरह सुंदस फाउंडेशन है और बाकी इदारे हैं, थोड़ा सा जो है उनके ऊपर जो है नरमी करे और उनके स्टाफ को और मरीज़ों को जो है आसानी पैदा करे उन सेंटर्स और हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। शुक्रिया आपका यासीन खान साहब, सुंदस फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो गुड टू हियर कि बहुत सी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो अभी चल रही हैं और SOBs भी कायम हुए हैं उनके लिए। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने मेंटल हेल्थ के हवाले से और किस तरह अपने आप को आप पुरसुकून रख सकते हैं इन दीज क्वारंटाइन टाइम्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कभी कभार
बार आपको ऐसी बात पता चलती है कि आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन ही हैरानगी में थोड़ा सा टर्न हो जाता है कि व्हाट दिस जस्ट हैपेंड। एनीवे, ये एक और गॉसिप थी जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आपसे वादा करके गए थे कि इस क्वारंटीन में आप अपनी आइसोलेशन में अपने स्पिरिट्स जो हैं उनको किस तरह हाई रख सकते हैं। आपको पता है कि आजकल हम ये बात रोज़ाना डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दिनों में ख़ुद को पुरसकून रखना कितना मुश्किल लेकिन कितना ज़रूरी है, और इसीलिए इंटरैक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान ने पुरसकून ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की है। और अगर आप घबराहट, परेशानी या उदासी महसूस कर रहे हो तो फ़ौरन कॉल करें और मदद हासिल करें इस जगह से। और इसके नंबर भी हम आपको बता दें, 0213 71 33332, 0213 71 33332। इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IRD पाकिस्तान की मैनेजर प्रोग्रामिंग अनीता पाशा। अनीता, बहुत शुक्रिया। अनीता, बहुत से लोग ज़ाहिर है इस वक्त घरों में महसूर हैं, बाज़ लोग फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशान हैं, बाज़ लोग इस माहौल की वजह से परेशान हैं। हम कैसे अपने आप को, चलें बहुत खुश नहीं तो ज़रा नॉर्मल और रिलैक्स रख सकते हैं? थैंक यू फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है। हम एक्चुअली इंडिविजुअली आई थिंक हमें रियलाइज़ एक तो ये करना चाहिए कि हमारे घरों में और हमारे मोहल्ले में, माशरे में एवरीबडी इज़ इन द सेम सिचुएशन। तो थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग शो करनी है टूवर्ड्स स्पेशली हमारे घरों में जो लोग हैं कि एवरीबडी इज़ अफेक्टेड। जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, जो लोग बाहर काम पे जाते थे ना वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो गया है, जो लेडीज़ हैं जारी बात है घर का काम है, बच्चों को भी देखना है, अगर वो जॉब करती हैं वो भी मैनेज करना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एवरीबडी and we have to understand that and be receptive to this. इसके हवाले फिर इसके आगे हमें इंडिविजुअली ये रिकग्नाइज करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनल प्रेशर हम फील कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली हमें प्रेशराइज कर रही हैं। इस पूरे सिचुएशन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्रोल में हैं और बहुत सी चीज़ें जो हमारी कंट्रोल में नहीं है। एंड आई थिंक बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसकी वजह से हमें और मज़ीद स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। लेकिन इट्स अ वेरी रियल थिंग अनीता, इट्स अ वेरी रियल थिंग। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में एक्चुअली नहीं होती एंड देन यू आर कन्फाइंड टू योर होम्स। हमने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के फिगर्स जो हैं हमारे यहाँ तो उस टाइप की रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें द फिगर्स हैव गॉन अप। बीइंग स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ से आप ऑलरेडी निकलने की कोशिश कर रहे हो और अब हालात ऐसे बन गए तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। वायलेंस नहीं तो एटलीस्ट मियाँ बीवी के झगड़े जरूर बढ़ गए हैं, और अगर पहले से ही झगड़े चल रहे हो फिर एक सिचुएशन में आप महीनों बंद कर दिए जाएं तो उसका कोई हल होता है या जस्ट मैनेज इट? I mean, I think there's no one solution. एक हल नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ I think it's important कि अगर both husband and wife and people in the house understand, थोड़ी understanding कि जो wife है she is going through the same thing, she is going through the same pressure, there's nothing she can do. Similarly, there's nothing the husband can do, especially if there's also financial burden, that added layer of complexity. I think collectively families को focus करना चाहिए on healthy activities, healthy routines, healthy hobbies that the family or the couple at least can do together. कुछ सजेस्ट करें बच्चों को किस तरह से मसरूफ रखें, हम खुद किस तरह कुछ सजेस्ट करें, क्या ब्रीदिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्लीज सजेस्ट अस समथिंग। I think मुख्तलिफ लोगों के लिए different things work for different people, right? So there's a whole range you can do for children. For example, there's अगर 1 घंटा पेंटिंग करवा दें उनको, प्ले डो से खिलवा दें, थोड़ी देर अगर आपके घर में छत है छत पे जाके शाम में उनको वॉक करवा दें, बाइसिकलिंग करा दें, थका दें उनको, मतलब that's a good tip that works for my family, and then इसके अलावा of course individually all of us have hobbies जो आम तौर पे daily routines में हम शायद ना कर सकें, and this is a good time for us to say okay, is it reading, is it making puzzles, is it talking to people on the phone, movies देखना, ड्रामे देखना, जो भी है, what are those things that give us pleasure, that make us happy, that we want to do on a day. Now we have time to do it, so let's not ये जो घरेलू मसले में ना जाएं, ये क्या है, कब खत्म होगा। You're right, अनीता, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस टाइम को ऑब्वियसली हुआ तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन चूंकि अब हो ही गया और आप घरों में बंद हैं तो इसकी वैल्यू समझने की कोशिश करें। ये हम कहते रहते हैं और अपने लिए डेफिनेटली एक रूटीन, एक स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। अनीता, ख़ास तौर पे फॉर पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम,
मतलब घर रहने का एक इमेज, एक सेंस जो होता है जी, घर में है तो एनीथिंग गोज, तो वर्क वाला उसके लिए अपना एक सेपरेट सेक्शन बनाना जहाँ आप डिस्टर्ब भी ना हो, आप अपनी कॉल्स भी ले रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टू मैनेज। बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग विद दिस एंड यू नो आई थिंक व्हाट कैन हेल्प, एक तो ये चीज़ें कि एक थोड़े सी डिसिप्लिन एंड रूटीन। तो फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब तो एवरीथिंग गोज राइट, तो 10, 11, 12 बजे उठ के नाश्ता करके फिर 1 बजे कॉल शुरू हो रही हैं, ये भी हो रहा है राइट। बट आई थिंक इफ अगर हमें खुद थोड़ा मेंटली हेल्थी रहना है, फिजिकली भी हेल्थी रहना है, इन सिचुएशन में प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो, तो यू कैन से फॉर एग्जाम्पल के 9 बजे से 11 बजे रोज आई एम गोइंग टू सिट एट माई लैपटॉप एंड आई एम गोइंग टू वर्क एंड देन मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगी बिकॉज यू नो आई नीड दैट ब्रेक, जो ऑफिस में भी लेते हैं, कॉफी ब्रेक होती है, कॉलीग से मिलते हैं, तो वी शुड डू दैट। देन अगेन शाम को आई विल डू दिस अगेन। ये जो यू नो ऑफन ये होता है कि हम बेड में बिस्तर में बैठ के लिहाफ डाल के अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने आप को स्केड्यूल करें इवन व्हेन यू आर एट होम एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका अनीता पाशा, थैंक यू सो मच। सो आपको हमने कुछ चीज़ें बता दी, अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो तो आप हमें जियो पाकिस्तान टीवी पर लिखकर भेजिएगा। जरूर अपना एक टाइम टेबल रूटीन जरूर बनाएं, डोंट लीव इट टू चांस कि जी कल देखी जाएगी क्या करना है, ऑलरेडी डिसाइड कर लेना, वो आपको एक गोल मिल जाएगा। सोने उठने की टाइमिंग भी जरा आपने मैनेज करें, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब होंगे तो आपकी सेहत मुतासिर होती है, और फिर आपका मेंटल हेल्थ भी आपकी ऑफ हो जाती है। अच्छा जी, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो, और टेक केयर, स्टे सेफ, दूर दूर रहें एक दूसरे से। घर से नहीं निकलना।